Please confirm if you can see my screen. Yes, sir. Okay, last what we were trying to do was NOPAT, invested capital, capital हम लोग यहाँ सब पूरा cover कर चुके हैं. Capex to depreciation. So anytime my capex is much more than my depreciation, that usually means I am doing some growth capex. And when this capex to depreciation is close to 100% or maybe 120, 130%, that could be my maintenance capex. Because last what we discussed was, एज इन्फ्लेशन इज़ गोइंग अप, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही वैसे वैसे आपको अपने एसेट को उसी कंडीशन में रनिंग रखने के लिए जितना अमाउंट आपका डेप्रिशिएट हो रहा है एज़ पर बुक डेप्रिशिएशन, सो on a very crude metrics you have to spend maybe 10-20% more than your that to keep the machine running in free flow and get your units produced, so you be in that same business model and selling the same amount of units as earlier. So uske liye you have to take care of your machines. So this is capex to depreciation. Now in this line in PI industries, this is far north of 100 to 100%. So that means what we found out over here was this company is heavy on this capital. That means this is a not an asset light business, and to see that we can get a judgment over here. Last 3-4 years my capital from 2000 crores invested in the business went up to 5670 crores, and the sales from 880 crores in March 2012 going up to 4500 crores and 4900 crores in the last 4 quarters. The company had to spend 2765 crores to increase the plant and machinery, the fixed assets, to generate these many amount of sales and numbers. So I generated this cumulative PAT. We discussed this, why the cumulative operating cash flow is more or less than the cumulative PAT, and this is the amount of money. मतलब शुद्ध भाषा में बोलूँ तो इतना मैंने प्रॉफिट कमाया 10 साल में, इतना मुझे कैश मिला मेरे ऑपरेशन से. ठीक है, ये कैश आपको प्रॉफिट से ज़्यादा भी हो सकता है, नंबर्स में कम भी हो सकता है. अगर तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन हमारा प्रॉफिट लॉस में माइनस होता है, लेकिन वो हमारा कैश फ्लो में ऐड होता है. दैट इज़ वन थिंग. और अगर ये काफ़ी लेस है इस नंबर से, उसका मतलब ये हो गया कि मैं अपना इन्वेंट्री और डेटर्स, अपना वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ. या तो मुझे पैसा लेट मिल रहा है मेरे बायर से, या ऐसा हो सकता है कि मैंने माल तैयार करके अपने गोडाउन में रखा हुआ है जो बिक नहीं रहा. बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, कोई इसमें वो कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है. देन व्हाट वी डिस्कस्ड वाज दिस वर्किंग कैपिटल. अभी ये वर्किंग कैपिटल लाइन जो है यहाँ पर गलत है डेटा, क्योंकि ये पिक्चर शीट लाइन नंबर B85 से उठा रहा है. नाउ दिस इज़ पिक्चर शीट लाइन नंबर B85. गलत क्यों है डेटा? क्योंकि ये जो वर्किंग कैपिटल इज़ व्हाट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़. आई होप इट इज़ वेरी सिंपल. आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए समझने में व्हाट इज़ करंट एसेट एंड व्हाट इज़ करंट लायबिलिटी. सो अब ये जो करंट लायबिलिटी की ये ट्रेड पेएबल्स है, ये अदर अगर जिनको नहीं पता मैं सिर्फ रिपीट कर देता हूँ, नथिंग स्पेशल इन इट. ये जो अदर लायबिलिटीज़ की लाइन है, इसमें ये ट्रेड पेएबल्स वाला है, ये आपका करंट लायबिलिटी हो गया जो आपको एक टर्म के अंदर पैसा चुकाना है. नाउ गेटिंग टू द वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन, मुझे 10 साल का ये करंट लायबिलिटी का डेटा, 10 साल का ये करंट लायबिलिटी का डेटा यहाँ से मैन्युअली कॉपी करना पड़ेगा. एंड सिंस ये सितंबर का डेटा आ गया है, अगर मैं Q3 और Q4 का भी डेटा लूँगा तो सितंबर का डेटा मेरे पास नहीं होगा, तब तक तो साल ही ख़त्म हो जाएगा. सो आई विल कॉपी दिस एंड गो टू द एक्सेल एंड पेस्ट दिस ओवर हियर. मैंने ये सितंबर का कॉलम अलग से निकाल कर रखा हुआ है कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड इट इज़ रिटन ओवर हियर, कॉपी दिस रो. व्हेन आई कॉपी दिस रो, आई कम ओवर हियर, दिस वर्किंग कैपिटल नंबर्स विल automatically adjust for the same. ठीक है. Now another problem which I get to see कि this business is always a working capital heavy business. अगर मेरे रेवेन्यू का 25-30% मेरा वर्किंग कैपिटल में चला गया तो मेरे पास तो 50-60% पैसा ही बचा काम करने के लिए, क्योंकि बाकी पैसा तो मेरे डेटर में या इन्वेंट्री में या उस वर्किंग में फंसा हुआ है. अब आप देखोगे कि पिछले साल में 29% से ये नंबर जंप होकर सीधा 56 पे आ गया है.
अब कोरोना की वजह से उधारी देनी पड़ी या माल नहीं बिका या जो भी सारी चीज़ें हैं, वो हम जाके कैश फ्लो के अंदर देख सकते हैं कि क्या हुआ है कंपनी के अंदर। और यहाँ पर हमारे को दिखता है कि मेरा माल नहीं बिक रहा, क्योंकि मेरे माल में 250 करोड़ रुपए का मेरा माल अभी भी मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है। 65 करोड़ रुपीज़ मेरे को अपने बायर से लेना है। तो ये दोनों नंबर जब मैं प्लस करूँगा और 220 करोड़ रुपये मुझे चुकाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिजनेस स्ट्रेस में है कि जिसको पैसा चुकाना है चुका नहीं पा रहा, जिससे लेना है ले नहीं पा रहा, माल उसका बिक नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि बोरिंग्स नहीं है यहाँ पर। अगर ये 5,000 की इक्विटी के सामने 5,000 या 10,000 की बोरिंग्स होती और फिर ये सिनेरियो होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। बेसिकली यहाँ इसने किया क्या है, यहाँ पर इसने कुछ इन्वेस्टमेंट्स परचेज करके रखी हैं क्योंकि इसके पास पैसा पड़ा है। और हो सकता है कि कुछ बिजनेस कमिटमेंट्स हो कि मैं अपने बायर जो मेरा क्रेडिटर है उसको पैसा मैं आराम से दूंगा, कैसे मेरा कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, राइट। एंड दीज इन्वेंट्रीज कुड बी आइदर पाइल्ड अप और आइदर मैनेजमेंट्स फोकस टू स्टॉक द इन्वेंट्री फॉर फ्यूचर गेन्स। Once you read the business, understand the business, you will get to this. And why I'd say the business is not in stress, एक तो यहाँ कर्जा नहीं है compared to the size of the balance sheet, and he is regularly putting some money in investments, right? Why I say the business is asset heavy, see what he is doing. From 800 crores of asset in the last 4 years, he is up to 2,100 crores of asset. डबल से भी ज़्यादा एसेट हो गए। लेकिन क्या मेरी सेल्स डबल हुई है? अप्रॉक्सीमेटली डबल हुई हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट्स। और एसेट्स हो सकता है पूरे चले गए हों, नहीं चले हों, क्या है नहीं क्या चीज़ें हमको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने लास्ट इसको किया था। दिस इज़ माई वर्किंग कैपिटल। जितना पैसा मेरे वर्किंग कैपिटल से रिलीज़ होगा उतना मैं अपना डेप्ट या चीज़ें चुका पाऊँगा। बट इस इंडस्ट्री में 25-30% रेवेन्यू का वर्किंग कैपिटल कंटिन्यूसली लगा ही हुआ है। तो ये धंधा मेरा फिक्स एसेट हैवी है, वर्किंग कैपिटल एसेट हैवी है, तो फिर ये धंधा सर्वाइव क्यों कर पा रहा है और इसकी इतनी वैल्यू क्यों है? बिकॉज ही इज़ गॉट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। एंड what do I mean by economics of scale? Because operating leverage is playing in his favor. अगर ये छोटा धंधा होता जिसके सेल्स एंड प्रॉफिट्स कम होते तो ये ऐसे डायनेमिक्स को लेके शायद ही सस्टेन कर पाता। गोइंग अहेड, नाउ दिस इज माई एवरेज ट्रेंड ऑफ 5 years ऑफ माई EPS। फॉरगेट दिस फर्स्ट नंबर, ये नंबर मोस्ट प्रॉब्ली आपका गलत ही आएगा। बिकॉज when my average trend of the last 5 years, I will go and look at 1 or 2 numbers। 40 और 45% से मेरा जो EPS है ग्रो किया है। दिस इज सिंपल ग्रोथ, दिस इज नॉट कैगर ग्रोथ इन द लास्ट 5 years। ठीक है, आई होप क्लियर टिल हियर एवरीबडी। If you confirm, then I move ahead because now I'm coming to the most important part of the sheet. Yes, sir. Clear. So this is my return on assets. Now return on assets are 2 parts over here. Since ये मेरा manufacturing business है, so I am taking my return on my net assets. The formula over here is PBT by PAT divided by average net fixed assets. If it is below 10%, it is bad. If it is above 25%, it is good. The term over here is ROA. ये जितना नंबर ज़्यादा होगा मेरा रिटर्न ऑन एसेट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, द मोर द बिजनेस इज़ एसेट लाइट। और जितना कम खर्चा करना पड़ेगा मुझे एसेट के अंदर, उतना मेरा इक्विटी और उतना मेरा लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट है हल्का रहेगा। नाउ आई कैन कैलकुलेट माई रिटर्न मेट्रिक्स फ्रॉम माई लाइबिलिटी साइड, ऑल्सो फ्रॉम माई एसेट साइड, इट्स वन इन द सेम थिंग। सो दिस नंबर हायर द बेटर इन मैन्युफैक्चरिंग। नाउ व्हेन यू गो एंड लुक पुल आउट डेटा फॉर अ बैंक के अंदर क्या होगा कि बैंक इज़ अ लेंडिंग फ्रेंचाइज। उसका लाइबिलिटी साइड पे से ही उसकी वैल्यू बनेगी, जितना वो लैंड करेगा एंड वट एवर रिटर्न इट ही इज एबल टू अर्न ऑन इज lending, that is the liability franchise. For I have written a line over here, ROI banks. So in a manufacturing business, don't look at this line. There is no use to look at this line. If I am studying a bank, let's say HDFC Bank, simple. I go and export the sheet, and this is my HDFC Bank.
See this number. Now I will not look at this number because these are for manufacturing businesses. For banks, I will look at this number. And since the last 3-4 years, from 2018, the return on assets for HDFC Bank from 1.68, 1.7, 1.7, 1.7 is increasing, which is very good. ठीक है. So don't blindly follow this, don't blindly follow this. See what business are you referring to. और ये जो है मेरा यहाँ पर, ये मेरा इसका यहाँ पे एवरेज आ गया. दिस बॉक्स हैज़ टू कम डाउन बाय 1 line. दिस इज दिस वन. ठीक है. Now next is your return on equity. Now you all guys are financially experts who have read numbers. राजू भाई आप मत बोलना, कोटा मीट गाइज आप मत बोलना. एनीबडी टेल मी व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी. किरण सर आप ही मत बोलना बिकॉज यू वेरी वेल नो व्हाट इज दिस. एनीबडी एल्स टेल मी व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड हाउ डू वी यूज इट. जितने भी मेंबर्स हैं चैट में, आई कैन नॉट सी. कोई बोलना चाहेगा? Sir, how much sale is happening based on per equity basis, per share? नहीं सर, ऐसा नहीं होता. टोटल नेटवर्थ में अपने कितना कमा रहे हैं. यस, टोटल नेटवर्थ में हम कितना कमा रहे हैं वो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया. नेटवर्थ का मतलब हो गया आपका, ये बैंक आ गया. नेटवर्थ का मतलब हो गया आपका ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन, इन दोनों का आप टोटल कर लो. इसके ऊपर आपने कितना पैसा कमाया वो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया. मतलब कितना मालिक ने कितना पैसा लगा रखा है धंधे में. शेयर होल्डर भी मालिक होते हैं. 5,721 करोड़ लगा रखा है प्लस 15 करोड़ की इक्विटी है. इन दोनों नंबर को प्लस करो, ये तो आपका हो गया डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में आपका आएगा प्रॉफिट और यहाँ पर ये होगा, ये ध्यान दीजिए यहाँ लिखा है पोस्ट टैक्स. तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये जो प्रॉफिट उठाना है वो उठाना है ये वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इंटू 100 करूँगा तो मेरा ये नंबर निकल के आएगा. सर बोरिंग को क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा है इसमें? सर वो रिटर्न अभी हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर रहे हैं. हाँ सर, बट आपने बोला कि द इन टोटल नेटवर्थ डिवाइड बाय द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्थ. बोरिंग अमाउंट नहीं पाएगा. नहीं, बोरिंग इज नॉट योर नेटवर्थ, बोरिंग इज आवर लायबिलिटी व्हिच वी हैव टू पे. क्या होता है कि देखो कंपनी भी टैक्स की नज़र में एक इंसान है. ठीक है. कंपनी ने बैंक से कर्जा ले रखा है, ये कर्जा है, ये तो उसको देना है. लेकिन कंपनी जो एक फिक्टिशियस इंसान है, ये पैसा मालिक का पैसा है, शेयर होल्डर का पैसा है. अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो ये पैसा शेयर होल्डर को वापस करना पड़ेगा. ये कंपनी का पैसा नहीं है, ये मालिक का पैसा है. तो कंपनी को तो ये पैसा चुकाना है ना एज पर अंडरस्टैंडिंग. अब क्या हुआ है कि ये पैसा प्लस ये पैसा लेके, ये 3 आइटम लेके हमने इतने एसेट बना लिए या इतना हमारा वर्किंग कैपिटल चल गया या सारी चीज़ें चल गई. इसीलिए आपका ये लायबिलिटी का फिगर और एसेट का फिगर मैच करेगा. तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब वो क्या हो गया कि मालिक के पैसे में मुझे कितना पैसा कमाने को मिल रहा है. इन दोनों कॉलम का टोटल, इन दोनों रो का टोटल. ठीक है. अगर आप ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो, 2017 से ये नंबर कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है. और पहले बहुत अच्छा था, 27%, 30%, 30%, 30%, फिर 32 चला गया. ये अचानक गिरता जा रहा है. कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मेरी कमाई मेरे इन्वेस्टेड पैसे के ऊपर दिन बर दिन कम होती जा रही है, साल दर साल, ऑन अ परसेंटेज बेसिस. सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाई दिस इज हैपनिंग? उसका नेटवर्क जितना बढ़ रहा है सर, उसका प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ रहा है उसका. हाँ, इसका मतलब ये है कि मेरा ये पैसा जो धंधे में लगा हुआ है, ये वाली लाइन का टोटल और ऊपर वाली लाइन का टोटल, उस स्पीड से मेरा ये प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है.
यानी कि एक साइज़ आने के बाद मुझे पैसा कमाने के लिए मुझे और पैसा धंधे में लगाना पड़ रहा है। अगर मैं मानो मैंने 400 करोड़ रुपए कमाया, ये 400 करोड़ रुपए मैंने धंधे में डाल दिया, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैंने डिविडेंड हमारे शेयर होल्डर को कम दिया। ठीक है, 400 करोड़ का जो मेरा प्रॉफिट था वो ये था, 410 करोड़ का मेरा प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। इस 400 करोड़ में से मैंने केवल 55 करोड़ रुपया शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, यानी कि 410 माइनस 55 इज इक्वल टू कितना हुआ? 410 माइनस 55 मोटा मोटा 350 करोड़। 350 करोड़ मैंने वापस धंधे में लगा दिया। ठीक है, ये 355 करोड़ मैंने वापस धंधे में लगा दिया। अब समझने की बात ये है, आपके पास कैलकुलेटर है? सबके पास है कि नहीं? हाँ सर, लैपटॉप में है ऑलरेडी। अगर मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, कितना पैसा मैंने धंधे में लगा रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड? ठीक है, अरे यार ये फ़ोन खा गया। और मेरे पास धंधे में आज की तारीख में पैसा लगा हुआ था 2334 करोड़। इस केस में मैंने डेब्ट को ऐड किया है। ठीक है, और अगले साल मैंने 355 करोड़ तो धंधे से मेरे को कमाई आ गई डिविडेंड देने के बाद। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा डेब्ट से पैसा आ गया, लगभग 500 करोड़। तो 520 करोड़ और 355 करोड़ कितना हुआ? सिंपल जल्दी जल्दी बोलिए, कितना हुआ? 875 करोड़ हुआ। ठीक है, तो एक कुछ करते हैं, फाइल न्यू एम्प्टी डॉक्यूमेंट, चल जा भाई। धंधे के अंदर 875 करोड़ और लग गया, लेकिन धंधे की कमाई तो बढ़ी ही नहीं। 410 करोड़ से कमाई कितनी गई? 456 करोड़। सिंपल देख कर लो, 3137 माइनस 2334 कितना हुआ? कैलकुलेट कीजिए। 3137, हाँ 800 करोड़। कितना? 800 करोड़ होगा सर। 800 करोड़ हो गया। 800 करोड़ लगा के मेरे को कमाई मिली सिर्फ 46 करोड़, राइट? तो अगर मैं 46 को 800 से डिवाइड करूं तो मेरा कितना परसेंट आया? मोटा मोटा 5%, 5.7%। ठीक है, बैंक में एफडी कराने में कितना पैसा मिलता है? आफ्टर टैक्स, प्री टैक्स, कितना पैसा मिलता है बैंक में? अभी तो 5% मिलते हैं, लेकिन जिस ईयर का हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ तो 6%, 6.5% मिलते हैं। तो सर मुझे एक बात बताओ ना, अगर मैं 5.75% अपने कैपिटल पे कमा रहा हूँ एक साल में, तो इससे अच्छा मैं बैंक में एफडी करा लेता ना। मैं अपना इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, तो ये धंधा ही क्यों कर रहा हूँ? और फिर भी मार्केट जो है, अगर आप प्राइस देखें या भाव देखें, मार्केट इस कंपनी को 14,240 करोड़ से 16,158 करोड़ ले जाती है, जबकि जो मेरी कमाई है उस साल में वो केवल 5.75% है पोस्ट टैक्स। So it is a good thing or it is a bad thing or it is irrational behavior of the market. 2000 करोड़ का मतलब हो गया 2019 से 2020। इफ आई सी द स्टॉक प्राइस 2000, ये रहा स्टॉक प्राइस 2019 में शेयर मेरा 1030 रुपये का था, 2020 में मेरा शेयर लगभग 1200 रुपये का हो गया। तो ये 170-200 रुपये मेरी शेयर की वैल्यू बढ़ गई, पर मैंने इतना भी पैसा नहीं कमाया जितना मुझे बैंक की एफडी देती है। तो व्हाट इज़ गुड? हम जो पढ़ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही है, या मार्केट जो वैल्यूएशन उसको देना चाह रहा है वो सही है? कोई तो बताओ। सर कैपेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना सर।
वो तो मैंने तो जोड़ लिया ना डिनोमिनेटर में, मैंने तो ये पूरा पैसा जोड़ लिया ना डिनोमिनेटर में, तो वो तो सारा पैसा आ गया ना इधर। सर मे बी फ्यूचर में कुछ सर वो होगा जो सर? हम्म, सर वो जो इंक्रीमेंटल कैपिटल लगा रहा है बिजनेस के अंदर, वो उसका रिजल्ट आने में तो हो सकता है सेम ईयर में आए, उसके बाद वाले साल में आए। हाँ हाँ, जो इंक्रीमेंटल कैपिटल मैंने लगाया है जरूरी थोड़ी कि वो वहीं स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर जो अर्निंग्स है ये मेरे पिछले कैपिटल के ऊपर है। मेरा जो यहाँ पर अर्निंग्स थी, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मेरे पिछले कैपिटल के ऊपर है। और ये जो मैंने कैपिटल लगाया है यहाँ पर, इसकी अर्निंग तो मुझे आगे अगले साल में आई। अब देखो कितना नंबर हो गया आपका, 738 माइनस 456, तो कितना प्रॉफिट बढ़ा आपका, 280 करोड़। हाँ 280। और डिनोमिनेटर में आपका कितना कैपिटल बढ़ गया अब, 2500 करोड़। 2500 तो 2500 करोड़ 280 करोड़ डिवाइड बाय 2500 करोड़। 11% सर। हाँ, और पहले जो मेरी एफिशिएंसी 5.7% थी, अब वो सीधा 11% चलेगी। राइट, आपको ये कैलकुलेशन साल दर साल मैन्युअली नहीं करनी है, आपको ये कैलकुलेशन आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी गाइड करेगी। और एक चीज़ आप अपनी नोटबुक में या जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं लिख लीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ द बेस्ट मेट्रिक टू गेट सम सेंस अबाउट द मैनेजमेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। टू फच द नंबर्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो इफ़ अगर मुझे मैनेजमेंट के बारे में समझना है, मैनेजमेंट के बारे में सीखना है, वो आदमी जो धंधा चला रहा है वो क्या सोच रहा है उसके बारे में जानना है, सो आई नीड टू फॉलो रिटर्न ऑन इक्विटी। और एक बार जब आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सीखोगे, आप रिटर्न ऑन इक्विटी को भूल जाओगे, क्योंकि आप इसको ध्यान नहीं दोगे। और ये सबके साथ होता है। और यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ, पिछले 5 साल में मेरी रिटर्न ऑन इक्विटी गिरती जा रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो रहा है कि मेरा जो पेट है, मेरा पेट बहुत मोटा हो गया है। ये मेरा पेट मोटा हो गया, इसी वजह से मैं ज़्यादा तेज़ी से भाग नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब मेरा पेट छोटा था, जब मैं छोटा बच्चा था, मैं स्पीड से भागता था। ठीक है, अब वो क्या नंबर है, क्या स्पीड है, वो एक उसको ग्रोथ बोलते हैं। और वो नंबर को हमारे को इंडस्ट्री के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से उसको समझना है कि क्या मेरा एक नंबर है जिससे एटलीस्ट मैं उससे ज़्यादा तो स्पीड से भाग पाऊँ। अगर मैं उससे नीचे ही रह गया, उतनी स्पीड से भी मैं अपना वो 400 मीटर्स का राउंड कंप्लीट नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे धंधे में ग्रोथ नहीं है जो मुझे चाहिए। और ऐसे धंधे की वैल्यू, मार्केट वैल्यू उसको नहीं देता है। मार्केट उसको तभी वैल्यू देगा जब आपके पास हो सकता है 1000 करोड़ का एसेट पड़ा हो और वो धंधा आपको 200 करोड़ में मिल रहा हो। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू बाइज। एंड जो धंधा स्पीड से चल पाता है उसको बोलते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अगर ये बिज़नेस 20-22% के हिसाब से जो बढ़ रहा है, जो इसकी ग्रोथ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये मैट्रिक्स, ये 32, 20, 19, 18, 18, 14, ये अगर उल्टे होते, यानी कि यहाँ पे 14 होता, यहाँ पे 18 होता, फिर 18 होता, फिर 19 होता, ये 20 होता, तो आज की तारीख में ये जो बिज़नेस आपको मार्केट कैप, ये जो बिज़नेस आपको कुछ 44,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रहा है, ये बिज़नेस आपको 4 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे भी नहीं मिलता, यानी कि इससे भी 10 गुना ऊपर। स्टॉक प्राइस मुझे पता नहीं क्या है यार, स्टॉक प्राइस अगर इसका देखो तो स्टॉक प्राइस कुछ आई थिंक देखना पड़ेगा मुझे। स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक प्राइस 3,000 रुपये है। ये आपको 30,000 रुपये शेयर भी नहीं मिलता। केवल इसमें सब कुछ सेम होता है, जो भी धंधे के रिपोर्टेड नंबर जो भी बिजनेस से कर रहा है सब कुछ सेम होता है। और ये जो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, ये उल्टे होते हैं बस। ये 30,000 में भी स्टॉक नहीं मिलता आपको, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ।
ग्रोइंग बिजनेस विद ग्रोइंग रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, यानी कि सूतली बम। फिर वहाँ आपको चार्ट नहीं देखना है, वहाँ आपको ब्रेकआउट नहीं देखना है। अगर ऐसे जगह में भी अगर आप चार्ट देख रहे हो और ब्रेकआउट देख रहे हो तो बुरा नहीं मानिएगा, मेरी नज़र में हमारे से बड़ा गधा कोई नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। $380 करोड़ का सेल्स, 4100 करोड़, और यहाँ पर देखो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, यहाँ तक 2018 तक, 14 से लेके 18 तक। ये कितने साल हो गए 14 से 18? हाँ, सर इंडिया में इंडिया का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, एनी बिजनेस विद द ट्रिमेंडस ग्रोथ रिकॉर्ड and high returns on equity is not able to sustain more than 4 to 5 years. तो आज के ज़माने में वो कहानी ख़त्म हो गई कि वॉरेन बफेट कहते थे कि स्टॉक लेके आप सो जाओ एंड बाय एंड होल्ड एंड फॉरगेट। दैट स्टोरी इज एंडेड बिकॉज द स्मार्टेस्ट ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल आर इन द स्टॉक मार्केट एंड दे आर मडलिंग देयर हेड्स. So if I get such a condition, which we will see how to get to this, and I am able to judge कि यार ये मेरा number would be much above say 15% or 20%, whatever the crude metric which we fit in our minds, and is going to sustain that. And with this from 46 to 40 मतलब जो भी रेंज है, and my business is growing, मेरा 1000 करोड़ की सेल मेरी 3400 करोड़ की सेल हो गई, मेरा 70 करोड़ का प्रॉफिट कुछ 450 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ये 4 साल में अवंती फीड्स फाड़ के चला है। ऐसे इस 4 साल में दुनिया का कोई रेजिस्टेंस इसको रोक नहीं पाया। 2014 से 2018 आप देख सकते हो क्या हुआ। 15 रुपये का शेयर आपका 9000 रुपये का हो गया। और टेक्निकल एनालिस्ट की भाषा में चले जाओ तो ये भी रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था, ये भी रिट्रेसमेंट था, ये भी रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था, दुनिया भर के रेजिस्टेंस थे, पर क्या कोई रेजिस्टेंस काम किया? उसके बाद जब इसका पेट मोटा हो गया, 1093 करोड़ से 3300 करोड़, उसको 5-4 साल लगे पहुँचने में, 70 करोड़ का मेरा प्रॉफिट 400 करोड़ पहुँच गया। उसके बाद जब ये पेट मोटा हो गया, जब ये मेरे जैसा भारी आदमी हो गया, जब ये भाग नहीं पाता था, उसके बाद देखो क्या हुआ, ना तो सेल बढ़ी ना प्रॉफिट बढ़ा, और ये कहानी ख़त्म हो गई। सो अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज़ को देख रहे हैं, अवंती को छोड़ते हैं, अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज़ को देख रहे हैं, ये 2200 करोड़ से 4500 करोड़ बहुत अच्छा नंबर है, कोई ख़राब नंबर नहीं है। 367 करोड़ से 738 करोड़, यानी कि 4 साल में मेरा सेल भी डबल, प्रॉफिट भी डबल। सिर्फ मेरे ये नंबर अगर उल्टे होते, ये 4 साल के नंबर मेरे उल्टे होते, ये कंपनी आपको 44,000 नहीं 4 लाख करोड़ में भी नहीं मिलती। अब समझने की बात ये है, मेरे को 2 चीज़ें समझनी है यहाँ पर। कितनी स्पीड से मुझे अपनी सेल या अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, ये 3-4 चीज़ें जानने के लिए मेरे पास ये पिछले 10 साल का, 7 साल का, 5 साल का और 3 साल का हिस्टोरिकल डेटा है। ये कंपनी 24% से लेके 26% की रेंज में अपना प्रॉफिट बढ़ा रही, जो कि बहुत अच्छा है। ये कंपनी 20% से लेके 26% की रेंज में अपनी सेल्स बढ़ा रही है। और अगर मैं देखूं 10 साल में ये 20% से सेल बढ़ा रही थी, लेकिन पिछले 3 साल में क्या हुआ, इसमें कैसी आग लग गई जो ये 26% से सेल बढ़ा रही है, राइट। सिमिलरली विद द प्रॉफिट्स, 20-24% का प्रॉफिट ग्रोथ था, पिछले 3 साल में 26% हो गया। तो पिछले 3 साल में कुछ तो ऐसा इस बिजनेस में हुआ है कि जिसमें अचानक से इसमें आग लग गई है। बट अगर मैं थोड़ा सा मसाला डालूँ इसके अंदर, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कोई मुझे देख के बता सकता है स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम है? जो इन्फॉर्मेशन
हाँ नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो है। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो आपको नीचे पता चलेगा ना कि मैंने कितना कैपेक्स किया, क्या किया। केवल इस इन इन इनके अंदर देख के और यहाँ से लेके अंदर यहाँ तक देख के क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है? अभी तक तो हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है कि 20 साल से मेरा 20% से मेरा धंधा बढ़ रहा है, और 10 साल हो गए बढ़ते बढ़ते, और पिछले 3 साल में 26% से बढ़ रहा है। ठीक है, एक चीज़ हमारे को यहाँ पता चल गई कि मेरी जो एफिशिएंसी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने ये इतने सारे संसाधन अपनी फैक्ट्री में, अपने धंधे में खड़े कर दिए जिसको मैं अच्छे से चला नहीं पा रहा हूँ। इसको कैसे जज करना है, अभी एक चीज़ और देखते हैं। लेकिन क्या मैं इतनी सी इन्फॉर्मेशन को देख के कुछ बता सकता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है? आप सब लोग समझदार हो, आप सब लोग फाइनेंस एक्सपर्ट्स हो, कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग एक्सपर्ट्स हैं। मैं 1 मिनट के लिए वेट करता हूँ। इसका टीटीएम गिर रहा है सर। हाँ, टीटीएम गिर रहा है। जो मेरी 3 साल में सेल्स 26% से बढ़ रही थी, पिछले 4 क्वार्टर में अचानक वो सेल 7% रह गई, और सिमिलरली विद माई प्रॉफिट। तो पिछले 4 क्वार्टर में कुछ तकलीफ हुई है। क्या वो परमानेंट है, क्या वो टेम्परेरी है? अब ये सवाल पूछना है हमको, हमारे आपको, क्या वो पिछले 4 क्वार्टर में वो जो तकलीफ हुई है, अचानक से ग्रोथ गिर गई है, क्या वो परमानेंट है, क्या वो टेम्परेरी है? और आप लोग जो कोटा मीट में थे, आप लोगों को ये पता है कि 15% हमारा हर्डल रेट होता है फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी, विच इज़ नॉशनल जीडीपी। 6 से 8% मेरी जीडीपी बढ़ती है, 6 से 8% मेरा इन्फ्लेशन है, and my cost of equity and cost of debt is mota my return on equity should be 15%. Now return on equity is going down day by day and my growth has gone down in the last 4 quarters. मुझे नहीं पता स्टॉक प्राइस में क्या हुआ है, देख लेते हैं। मार्केट ने इसको अभी तक क्या कहते हैं, वैल्यू दिया ही नहीं दिया है। स्टॉक प्राइस आपका धीरे धीरे साइडवेज से नीचे की तरफ आने लग चुका है। आगे कैसे देखना है कि मैंने बहुत सारे एसेट बना लिए और जिनको मैं हो सकता है नहीं अच्छे से रन कर पा रहा हूँ। मेरा ये जो नेट फिक्स एसेट टर्नओवर है, यानी कि 1 रुपये की एसेट से मुझे कितने रुपये की सेल मिलेगी, ये मेरा नंबर जो है धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा। जो पहले 3 साढ़े 3 के आसपास था, आज की तारीख में 2.20 रह गया है। और हो सकता है कि अगर 2 क्वार्टर में, आने वाले 2 क्वार्टर में, ये जो 2 क्वार्टर है, ये जो मेरी सेल्स है, ये 7% ही रह गई है 2 क्वार्टर में। अगर एक Q3 में या Q4 में भी रह जाती है, तो अगले साल जब तक मैं 2022 के नंबर यहाँ डालूंगा और 2012 के नंबर यहाँ से बाहर हो जाएंगे, ये मेरा नंबर और नीचे आ जाएगा। और अगर ये मेरा नंबर और नीचे आ जाएगा, तो आप जितने मर्जी लाइन खींच लेना यहाँ पर, स्टॉक प्राइस आपका और नीचे आ जाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने वो, ये तो चलो आगे क्या होगा ये तो भगवान को पता या चोर को पता। सिमिलरली ऐसा ही सिनेरियो हमने इसमें देखा था। यहाँ पर ये स्लो हो गया था मामला, यहाँ पर ये मामला स्लो हो गया था। ये 19 के बाद, पर ये तो चलो एसेट लाइट बिजनेस है, इसमें आपको इतना पता नहीं चलेगा। आपको एक एसेट हैवी बिजनेस देखना पड़ेगा, व्हाट डिड एक्चुअली हैपन। एसेट हैवी बिजनेस, पवन जी कोई एसेट हैवी बिजनेस बताओ जिसमें फिक्स एसेट टर्नओवर गिरा होगा। देखते हैं, मारुति बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, टाटा मोटर, मारुति, कुछ भी होगा ना। सी फ्रॉम 5 फ्रॉम 6 it is started to go down। ठीक है ना। बिजनेसेस तो बहुत भी और भी हैं, से टीवीएस मोटर्स कंपनी 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी नहीं, बड़ी कंपनी है। Why I am taking autos? Because autos had a bad time in the recent past. See, from 5.99 goes down to 4.84। इसका मतलब मैं एसेट्स इन द बिजनेस और मेरी सेल फिर भी नहीं बढ़ रही, सेल्स इज गोइंग डाउन।
एंड इज दिस कंपनी हैज़ डन अ कैपेक्स. अगर इस कंपनी ने कैपेक्स किया है तो कहते हैं ना वो आग में घी डालने की बात होगी. तो क्या 20-21 में मेरा स्टॉक गिरा है? पिछले 3 साल में देखते हैं. 2000, चलो छोड़ो यहाँ से देखो, 20-21 2020 ये जो कोरोना का लो था, क्या मेरा ये स्टॉक गिरा है? एक डाउनफॉल ये 20-30% की ये आई है, एक डाउनफॉल आपको अभी आई है. दिस इज 2021. बट हियर द मार्केट सेज द स्टॉक इज गॉन अप. एक मिनट छोटा देखो आप, मेरा प्राइस तो बड़ा है 20-21 ये यहाँ मेरा स्टॉक प्राइस तो बड़ा है. 500 रुपये का मेरा स्टॉक प्राइस ऊपर जाके 700 रुपये हो गया है. लेकिन यह मेरी बिजनेस की एफिशिएंसी इज गोइंग डाउन. तो क्या सही है, शेयर का मूवमेंट या मेरे धंधे का मूवमेंट? शेयर का मूवमेंट सर. हाँ, शेयर का मूवमेंट. नहीं सर, मार्केट इज only giving advantage. Why the market Related to that sir business, which आएगा ही. why the market is giving advantage? Because in my TTM number my return on equity has again reverted up. जो पिछले 2 टाइम के लिए this was under came down from 24 to 16 and my profit went negative in the last 3 years. My growth went negative. जो ट्रेन रुक गई थी स्टेशन पे आते आते, उसने अचानक से स्पीड पकड़ ली. ठीक है, टीटीएम नंबर. एंड इन द टीटीएम नंबर माय रिटर्न ऑन इक्विटी हैज रिवर्टेड अप. इसी वजह से आई एम गेटिंग दिस थिंग. सर टीटीएम रिटर्न ऑन इक्विटी कहाँ पे दिख रहा है सर, वो दिखाएंगे सर. ये रह रहा है सर, टीटीएम रिटर्न ऑन इक्विटी ये रहा 21.57, जो कि आपके 16 से और 19 से काफ़ी बड़ा है. और टीटीएम रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ मेरा जो ग्रोथ है, जो 6% रह गया था लास्ट 3 साल में, टीटीएम में बढ़ गया. तो इसका मतलब पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी ने ऐसा कुछ तो किया है जो अचानक गिरती गिरती स्लो होती कंपनी अचानक फिर से खड़ी हो गई. सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे. हाँ सर. अगर ये टीटीएम मतलब जो इस रिवर्सिंग मतलब 8% से 7 हो गया, 6 हो गया, नाउ इट इज सेइंग 20, तो क्या ये टर्न अराउंड स्टोरी है? Yes, या it is a turnaround story. Yes, sir, you have to match these 2 numbers. आप अपने मन में एक तराजू को देखो, तराजू के एक तरफ पे ये टीटीएम नंबर है, तराजू के दूसरी तरफ आपका ये टीटीएम नंबर है, ये दोनों. अब जैसे ये माइनस ग्रोथ जाता जाता सीधा प्लस हो गया, और ये आपका माइनस जाता था. इट्स लाइक अ हॉकी स्टिक. हॉकी स्टिक होता है ना, नीचे से यू कर्व होता है, इट्स लाइक अ हॉकी स्टिक. ये ज़्यादा प्लस हो गया, सो इट कैन बी अ टर्न अराउंड स्टोरी. नाउ द क्वेश्चन टू आस्क इज, टीटीएम में मेरे पास 2 क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर. अगर तीसरा क्वार्टर इस ग्रोथ को सस्टेन करता है, स्टॉक प्राइस आपका ऊपर चला जाएगा. चौथा क्वार्टर इसको सस्टेन करता है, स्टॉक प्राइस आपका और ऊपर चला जाएगा. लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. सर मार्केट टाइम देगा इतना, मतलब लेगा. नंबर आने अरे के बाद. सर यू विल बी सरप्राइज्ड. मैं जब आपको एक सेशन करूंगा एंड विच आई एम डिस्कसिंग इन दैट मेन ग्रुप ऑल्सो, यू विल बी सरप्राइज्ड हमको क्या सिखाया जाता है फ्रॉम डे 1. भाव भगवान छे. क्या ये लाइन आपने पहले सुनी है? सच्ची सच्ची बोलिए, भाव भगवान छे. हर जगह सर. और सर, इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस मूवमेंट आपके फंडामेंटल मूवमेंट और बिजनेस मूवमेंट को पहले आपको एक अंदाजा दे देगा. दूसरी चीज, क्या आपने ये कभी सुना है कि क्वार्टरली रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले ही भाव चलने या गिरने लग जाता है, जिससे कि इन्वेस्टर को पता चल जाता है, एक अंदाज़ा लग जाता है कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं कि खराब आ रहे हैं? क्या आपने ये सुना है? और अब मैं आपको बोलूं कि मैं आपको ये दोनों चीज़ें गलत साबित कर दूं कि भाव भगवान नहीं छे. फंडामेंटल्स आपको प्राइस से भी पहले इंडिकेशन दे देंगे, और उसके बावजूद भी आपको स्टॉक परचेज करने के लिए सफिशिएंट टाइम देंगे.
जिसमें पॉइंट नंबर 1, आपको किसी को पूछने की या किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, आप खुद इस चीज को देख के कर सकते हो. इफ आई कैन प्रूव यू दिस. सर ब्रेन ट्रांसप्लांट करवा दो सर अपना वाला. सर दिस इज सर आपने जो दिस ये जो मैं चीज़ आपने बता जो रहा हूँ सर, प्रोफेसर ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये मैंने अभी तक किसी से डिस्कस नहीं करी है. एंड आई विल प्रूव यू टू दिस. बट द लॉजिक इज हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू लुक एट द डेटा. अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाव भगवान नहीं छे और फंडामेंटल्स विल गाइड यू मच 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 बिफोर, और आपके पास सफिशेंट टाइम होगा अपने. देखो क्या होता है कि जब मार्केट गिरता है ना, तो सब लोग कुछ ना कुछ माल लेके बैठे होते हैं. साला जब मार्केट गिरता है ना, पैसे ही नहीं होते हैं. कुछ ना कुछ या तो जॉब में, बिजनेस में, घर में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं, या हम स्टॉक खरीद के बैठे होते हैं. हमारे जेब में पैसा ही नहीं होता माल खरीदने का, और हम रोते रहते हैं कि यार वो इतना नीचे गिर गया था, अगर काश में और ले लेता. सबके साथ होता है, राइट. मैं आपको बोल रहा हूँ फंडामेंटल्स विल गाइड यू मच 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 बिफोर, एंड वो होने के बावजूद भी यू विल गेट सफिशिएंट टाइम टू बाय एज मच ऑफ द क्वांटिटी यू वांट टू बाय. एंड उसके बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉर्ड सेटअप्स, ब्रेकआउट्स, एंड जो भी चीज़ें आज तक हमने सीखी हैं. हाउ डज दिस फील नाउ? एंड इट इज टाइम एंड टेस्टेड. बट दिस इज नॉट फाउंड इन बुक्स. दिस इज नॉट बुकिश नॉलेज. And I will get all this information in front of you, in front of your eyes, in your screen, in one screen, and you will get sufficient time to read, to understand, to decode the numbers also. अभी हम लोग सिर्फ ये numbers, how the Excel is been structured, we're just looking at those numbers. Everything will be done. So keep this in mind. Soon we'll have this session in the main group if the members are ready to learn about it. And once you do this, trust me, आप अपना जो टर्मिनल है ना, टर्मिनल जो भी आप ब्रोकरेज में ऑर्डर डालते हैं, आप अपना टर्मिनल का ऐप अपने मोबाइल से और लैपटॉप से डिलीट कर दोगे. एंड यू विल एग्जिट ऑल द टेलीग्राम ग्रुप्स, बिकॉज आपको सब कुछ एक नॉइस लगने लगेगी. खैर, लेट्स डोंट नॉट डिविएट फ्रॉम द फोकस. सो ये आपका हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी. क्लियर टिल ईयर. और ये इसका एवरेज हो गया. अच्छा, एवरेज में मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है. हमको डेटा 10 साल का मिलता है, राइट. प्रॉब्लम मैंने यहाँ क्रिएट कर रखी है. इस नंबर में से ये हमारे पास 9 ईयर्स का डेटा, बिकॉज वी टेकन एवरेज ऑफ 2 ईयर्स. इसका और इसका मैंने एवरेज लिया, इसलिए 9 ईयर्स का नंबर है. तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इसमें इन 9 नंबरों में से सबसे अच्छा नंबर ये है, तो क्या मैं गलत बोलूँगा? हाँ कि नहीं? इज दिस द बेस्ट वन आउट इन द लाइन? Yes, sir. Yes, sir. एंड इज दिस द वर्स्ट वन आउट इन द लाइन? सबसे खराब नंबर ये है. Tell you, sir. तो एक समझने की बात यह है कि यार हो सकता है कि इस साल में कुछ खराबी आ गई हो, कोरोना आ गया हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई हो, और इस साल में कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया हो जो वन ऑफ है, जो बार बार नहीं होगा. तो मुझे एवरेज चाहिए. तो क्यों नहीं मैं इस एवरेज के अंदर से ये द बेस्ट नंबर और ये द वर्स्ट नंबर दोनों को हटा दूँ, ताकि वो एक नॉर्मल लेवल चीज़ हो जाए और स्ट्रेट लाइन हो जाए, उसमें ज़्यादा हिचकोले नहीं हो, एंड देन आई गेट टू एन एवरेज. So what we have done over here is, in this average, जो भी सबसे खराब नंबर होगा, जो भी सबसे अच्छा नंबर होगा, दोनों को हटा देगा और बाकी का आपको एवरेज दे देगा. जस्ट टू गेट अ स्मूथ ट्रेंड. हिचकोला नहीं चाहिए, अप डाउन ट्रेडिंग नहीं चाहिए, ब्रेकआउट स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, स्मूथ ट्रेंड. सो माई स्मूथ ट्रेंड गिव मी कि दैट माई रिटर्न ऑन कैपिटल, ये बॉक्स थोड़ा ऊपर है, आई एडजस्ट दिस बॉक्स एंड सेंड इट टू यू अगेन, कि माई रिटर्न ऑन इक्विटी इज 24.75% इन द लास्ट 10 years, रिमूविंग द बेस्ट वन आउट एंड रिमूविंग द वर्स्ट वन आउट. ठीक है, क्लियर टिल ईयर? यस सर. अब कमाल जी ने जो पूछा था कि शेयर होल्डर इक्विटी के साथ साथ मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड में मैं डेप्ट क्यों नहीं ले रहा हूँ, तो सर पहली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. सर एक क्वेश्चन है. हाँ पूछो तुम. सर अभी आपने जो बोला कि हम बेस्ट और वर्स्ट को हटा देंगे एवरेज से, तो कोई
तो कोई ये जरूरी तो नहीं है कि जो वो बेस्ट हुआ होगा या वर्स्ट हुआ होगा वो कोई मतलब ऐसे इवेंट से हुआ होगा कि जो बाकी ईयर्स में नहीं हो सकता. लाइक फॉर एग्जांपल जो बेस्ट हुआ होगा हो सकता है कि the company might have done good maybe because of their capex which happened. नहीं, अगर सर बेस्ट हुआ होगा एंड बिकॉज ऑफ द केपेक्स विच हैपेंड, बिकॉज ऑफ एनी वन टाइम इवेंट विच हैपेंड, देन दैट शुड हैव सस्टेन्ड इन द फ्यूचर. दैट वाज नॉट सस्टेनिंग. और वो 10 साल में एक ही बार ऐसा क्यों हुआ? Until now we have not studied the business, so we want to be conservative. अगर ये बेस्ट नंबर में ऐड करूंगा तो मेरा एवरेज का एवरेज आएगा वो ऊपर चला जाएगा, और ये वर्स्ट नंबर में ऐड करूंगा तो मेरी एवरेज नीचे चली जाएगी. तो मुझे तो एक स्मूथ ट्रेंड चाहिए. माई स्मूथ ट्रेंड गिव्स मी 24.75% ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी. द प्रिसाइज नंबर्स डोंट मैटर, द वेरिएशन ऑफ द नंबर्स मैटर. सो इसलिए बेस्ट और वर्स्ट को हटा के क्या हो रहा है एक एक्सप्लेनेशन है इसमें. ओके सर. नेक्स्ट थिंग जो अभी डिस्कस हुआ था कि इसमें हमने डेप्ट क्यों नहीं ऐड किया, तो ये जो नेक्स्ट है इसमें हम डेप्ट ऐड कर रहे हैं. लेकिन एक चीज़ और, ये जो कैलकुलेशन आएगी ये आपकी प्री टैक्स आएगी. ये कैलकुलेशन थी ये आपकी पोस्ट टैक्स थी. और इसमें हम करते थे नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. इसमें हम करेंगे डिनोमिनेटर में तो आएगा इक्विटी प्लस डेट, न्यूमिनेटर में आएगा आपका पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि हमको टैक्स नहीं लेना है इसके अंदर, प्लस इंटरेस्ट जो मैंने अपने लेंडर को दिया. एंड वी गेट टू द सेम नंबर विच इज़ कॉल्ड एबिट. एंड वाई वी कैलकुलेट दिस नंबर? बिकॉज मेरे धंधे की एक्चुअल एफिशिएंसी क्या है. मुझे अच्छी बात है मेरा सेल नंबर 4,500 करोड़ की मेरी सेल होगी, पर मेरे हाथ में तो धंधा 973 करोड़ ही बना के दे रहा है. So that is my number which gives me this number over here, which is return on capital employed. और अगेन इसका ये मेरा TTM नंबर है जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, और इसके जो एवरेज है विच इज़ 29.06. अगेन आई हैव रिमूव्ड द बेस्ट वन आउट एंड द वर्स्ट वन आउट विच इज़ 23% टू गेट टू अ स्मूथ एवरेज विच इज़ 29%, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड. नाउ वन क्वेश्चन टू एवरीबडी. आई थिंक आप लोगों को आता है या समझ में आ गया या आप आगे जाकर भी स्टडी करेंगे. वाई कैन रिटर्न ऑन इक्विटी, वाई शुड रिटर्न ऑन इक्विटी be lesser than return on capital employed, or in other words, how can return on capital employed be greater than return on equity when return on capital employed के डिनोमिनेटर में मैं डेप्ट कंपोनेंट को ऐड कर रहा हूँ. आइडियली मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी मोर देन रिटर्न ऑन इक्विटी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा. these two numbers, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो मेरा काफ़ी बार रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है और मैं डिनोमिनेटर में डेप्ट ऐड कर रहा हूँ. ऐसा क्यों? So post tax and pre tax. एक तो वो चीज़ होगी. दूसरा कि वो डेट लेके ज़्यादा कमा रहा है सर. हाँ हो सकता है. एक और क्या रीज़न है, उसको कैसे समझा जाए? Because of interest components. नहीं तो इंटरेस्ट कंपोनेंट वी हैव एडेड ओवर हियर ना, एंड वी हैव टेकन अ प्री टैक्स नंबर. इसको Sir, I think on the debt, the company has to pay the interest, but I think numerator includes interest in this. Sir, just to understand, now there is no logic behind it. Return on equity is the total equity in the business, which this ROE number gives you the performance of the management. With the debt, that performance gets distorted. Now there will always be some cash and some investments in the business, which should be ideally deducted from your capital employed, because ये म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, राइट.
सो व्हेन यू डिडक्ट दिस ROC, मतलब मोटी मोटी समझने की बात है, द प्रमोटर इज एबल टू डिप्लॉय सम परसेंटेज, मे बी 80-90%, सम परसेंटेज ऑफ द कैपिटल एट अ बेटर रेट ऑफ रिटर्न। जैसे अभी पवन जी ने बोला कि वो डेप्ट लेके ज़्यादा पैसे कमा रहा है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज चीपर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैंने 2 रुपये सैकड़े का ब्याज, 100 करी ब्याज। कॉस्ट ऑफ डेप्ट मैंने 8% 10% पे, जिस पे बैंक हमारे को ब्याज का पैसा देता है। कर्जा लेने का डेप्ट का पैसा हमारे इक्विटी के पैसे के उससे सस्ता होता है। एंड विद दिस अमाउंट ऑफ मनी विच हैज़ पुट इनटू इन्वेस्टमेंट्स, ही इज़ रोटेटिंग दैट लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, जिसके अंदर से हमने ये कैपिटल माइनस कर दिया, एट अ हायर रेट ऑफ गेन। क्यों? क्योंकि उस पैसे को लाने का इसका कॉस्ट रिटर्न ऑन डेप्ट का कम है रिटर्न ऑन इक्विटी से। लेकिन ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये मेरा पोस्ट टैक्स नंबर है, इसमें मेरी अदर इनकम सब चीज़ आ जाएगी। ये क्या हो गया, धंधे में मेरे पास जितना पैसा है उसके सारे की यूसेज। तो अगर ये नंबर मेरा ये नंबर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रमोटर आपका कर्जे के पैसे को अच्छे से यूज़ कर रहा है। वो जानता है कितना कर्जा लेना है और कैसे उसको यूज़ करना है। बहुत कम चांस है कि वो कर्जे में धोखा खाएगा, बहुत कम चांस है, खा भी सकता है, मार्केट इज डायनामिक, किसी को नहीं पता होता। ठीक है, सो दीज आर 2-3 रीजंस व्हाई योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी मोर देन योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और आपको बहुत सारी जगह ऐसा मिलने वाला है। नाउ वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये नंबर ज़्यादा या ये नंबर ज़्यादा, कौन सा ज़्यादा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए? क्या इन दोनों नंबर्स में ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए या ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए? क्या मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी को देखना चाहिए या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखना चाहिए? क्या मुझे दोनों को ही नहीं देखना चाहिए? कौन सा आंसर सही है? So return on equity should be more than ROC, और देखना तो दोनों को चाहिए। ओके, एनीबडी एल्स? सर आपने जैसे पहले बताया था, रिटर्न ऑन इक्विटी गिव्स अ बेटर इंडिकेशन ऑफ हाउ द प्रमोटर इज डूइंग द बिजनेस। Yes. And return on capital will give you indication how the promoter is using the debt to generate profits in his business. यस। So which number to see? एक या दोनों, एंड दोनों में कितना डिफरेंस होना चाहिए या डिफरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए? और उसको एक ही साल का नंबर देखना है या ओवर द इयर्स देखना है? 15 should be the minimum, as you said, कि अपना inflation and all. So ROE and ROC also 15 should be better, I feel. Right. But ROC को जब देखेंगे तो we have to see in context कि जैसे आपने capex वाले वेबिनार में बताया था कि when it's turning around, that is like a hockey stick pattern, right? तो दोनों important है. I think uses different है, but when we are taking a call, we have to see both aspects. दोनों में कितना डिफरेंस होना चाहिए या डिफरेंस नहीं होना चाहिए? व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग? अगर सर ROE मेंटेन कर रहा है कंपनी, अगर मेरे हिसाब से अगर जज किया जाए, अगर ROE ऑन एन एवरेज 15 पे मेंटेन है और ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, और अगर उसने केपेक्स किया हुआ है एंड उसके टाइम पे अगर ROC लेट्स से अगर 12 तक आ जाती है या इवन 10 तक आ जाती है, सर्टेन केसेस, अगर केस बाय केस, आई शुड बी ओके सीइंग दैट कि प्रीवियसली उसका कितना ROC गया था और अभी कितना है, एंड विद दिस केपेक्स कैन दैट कंपनी हैज ए way to generate extra income, utilization उसका बढ़ सकता है क्या? That will help us to get a net profit again, and once denominator goes up, every ROC will start picking up. सर वन कैविएट, मैंने कभी नहीं बोला कि 15% ROE और ROC को आप एक मैट्रिक बना लो। अब वो पॉइंट ए और पॉइंट बी का वीडियो सोचो यार, ऐसा भी तो हो सकता है मेरी ROE या ROC आज 5% 7% है, लेकिन 2 साल के बाद जाके 20% हो जाए। लेकिन अगर मैं कोई स्क्रीनर बनाऊंगा, कोई फिल्टर बनाऊंगा जिसमें 15% ROE लिखूंगा, तो मैं ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस भी कर सकता हूं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 5-7% ROE का जो मैं धंधा लेना चाह रहा हूं या ROC का धंधा लेना चाह रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि ये ROE ROC 20% हो जाएगी, लेकिन वो कभी हो ही ना। तो ऐसा तो हमको ओवर द इयर्स सर कंपेयर करना होगा ना, ग्रोथ। हाँ, एक पॉइंट वो हो गया।
ऐसा कौन सा मेट्रिक है या ऐसा कौन सा जजमेंट है जो मुझे ये बता सकता है कि यार ये 5-7% ROE विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, विच इज़ वैल्यू डिस्ट्रक्शन, कैन कम टू above 15-18-20% most likely, and most likely which ones could not be able to come above that. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नो, ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना लिया और उसके नीचे में जाऊँगा और फॉर्मूला के ऊपर में जाऊँगा तो फॉर्मूला में जो आंसर आएगा वो चलूँगा। मार्केट्स आर नॉट फॉर्मूलाज, मार्केट्स आर डायनामिक, सो थिंक अबाउट इट। So one way of Guru sir, is it looking at कि company का past asset turnover ratio कैसा है? Again I'm thinking in terms of manufacturing businesses. And if they have done capex, and if I understand another point is yes, there is a runway and there is a sector dynamics या future demand आ रही है जो कि उसके management discussion या फिर industry report से भी मिल जाएगा। Then I can rely on that. Yes, this company has potential to turn around and use the asset turnaround इसका बढ़ेगा and that will help us to reach to that ROE, ROC basically. Right. Yes, sir, you are right. So in simple terms, can I say this कि if there is a catalyst in the equation and if I can identify, सर म्यूट कर लीजिए, मेरे को एको आ रहा है, and if I can understand that catalyst, they can probably come to a judgment that this ROE might or ROC might improve in the next 2, 3, 4 years. And if there is no catalyst in the business, then rather I should avoid the business. And आपने जो बात करी, that could be one of the catalysts. So are there more catalysts to it? ऐसा तो नहीं है कि मुझे बार बार सिर्फ कैपेक्स ही मिलेगा, कैपेक्स का एक वेबिनार हुआ है, सेशन हुआ तो सब लोगों के दिमाग में कैपेक्स चढ़ गया है। ऐसा तो नहीं कि मुझे सिर्फ कैपेक्स मिलेगा, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं कैपेक्स हो ही ना, कुछ और हो जो कि एक कैटलिस्ट के रूप में मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में मुझे समझ आए, जिससे मुझे ये जजमेंट मिले कि यार क्या मेरे बिजनेस की एफिशिएंसी विच इज़ ROE और ROC और रिटर्न मेट्रिक्स और एफिशिएंसी रेशियोज जो हैं वो आगे चल के अच्छे हो जाएं। डीमर्जर सर? नहीं सर, इट इज़ नॉट डीमर्जर। मैं उस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं उस बिजनेस की बात कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल कॉस्ट सर, अगर मतलब भी बढ़ गया हो कोई सडन वजह से। मेरा क्वेश्चन नहीं समझे सर, मैं रॉ मटेरियल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी में आ चुका हूँ, मैं P&L में ऊपर ये सब चीज़ों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ऐसा क्या हो सकता है जिससे मुझे ये पता चले कि ये नंबर्स आगे जाके बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं? देखो ये रेशियो क्या है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, या तो न्यूमरेटर बढ़ा दो या डिनोमिनेटर घटा दो। न्यूमरेटर बढ़ाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, डिनोमिनेटर घटाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। कंपनी तो कोई प्राइस हाइक लेगा ऊपर, बायबैक सर हो सकता है, बायबैक होगा तो आपको तो न्यूमरेटर घट जाएगा। नहीं न्यूमरेटर कुछ नहीं होगा आपके बायबैक से, आपके बैलेंस शीट में न्यूमरेटर घटेगा सर? नहीं, आपका कैश घटेगा बैलेंस शीट में से और डिनोमिनेटर घटेगा, न्यूमरेटर तो वही रहेगा, न्यूमरेटर प्रॉफिट है, बायबैक लेने से प्रॉफिट को क्या फर्क पड़ने वाला है? डिनोमिनेटर की बात कर रहा सर, हाँ, मतलब डिनोमिनेटर घटेगा, लगा रहे हैं। हाँ डिनोमिनेटर घटेगा, राइट। बहुत सारे तरीके हैं। एक BSE का अनाउंसमेंट है, मैं आपको ग्रुप में डालता हूँ, और कहाँ गया, और आप उसको पढ़ो। और मज़े की बात ये है कि वो जो स्टॉक था ना आज वो 20% लोअर सर्किट पर था। मैं ये नो बाय नो मीन्स आई एम टेलिंग यू टू बाय और सेल दिस कंपनी, बाइंग और सेलिंग हमारा फोकस नहीं है अभी। आप इसको पढ़ो और आप देखो आपको क्या समझ में आता है इसमें। मैंने आपको अपने वो इसी में डाला, चैट वाले बैच उसमें जो ग्रुप है। बात कर रहे हैं सर? नहीं, मैं उसको, मेरा नेट थोड़ा स्लो है, मैं अपलोड कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ अपलोड हो रहा है। हाँ देखो ग्रुप में आपको कुछ एक BSE का एक अनाउंसमेंट आया होगा, इसमें 3-4 पॉइंट हैं और
कंपनी कह रही है कि मेरे पास 1000 करोड़ का कर्जा था और मैंने, और इन पॉइंटों से ROE या ROC पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? जस्ट ट्राई एंड गेट सम सेंस आउट ऑफ इट. सर ये हिंदुजा ग्रुप वाला जो पेपर आपने भेजा हाँ BSc का, हाँ हाँ हाँ. ओके। सो विल क्लोज डिविडेंड हियर. देगा तो उसका ROC तो बढ़ेगा सर। नहीं, वो तो बढ़ेगा, वो तो सही है. विल क्लोज ओवर हियर एंड विल कनेक्ट फॉर डिस्कसिंग दिस ROE और ROC इन द नेक्स्ट 30 minutes or so on an audio call. Try and get some sense what is going to happen and why the stock is today down at 20% lower circuit. ऐसा क्या रीज़न है जो इस अनाउंसमेंट के अंदर है, आप डिस्कस कीजिए. विल कनेक्ट बैक इन 15-20 minutes टू डिस्कस दिस अनाउंसमेंट. आप लोग इसको एक समझने का कोशिश कीजिए. सर इक्विटी तो बढ़ा दे रहे ना सर, यहाँ पे वन पे वन दे रहे करके, इसलिए 1 पे 1 देने से इक्विटी नहीं बढ़ेगी सर. वो या तो बोनस दे रहा है या वो अपना बोनस है. वो अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा रहा है. ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने से आपका इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल नहीं बढ़ता. वो केवल MCA से परमिशन ले रहा है कि मैं आगे चल के अपना प्रेफरेंशियल शेयर या डिबेंचर या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रहा हूँ. दैट इज़ पॉइंट नंबर 1. चलो आप डिस्कस कर ही लेते हैं, आपने पढ़ लिया तो. Point number 2, what he says is, I am selling my one business to some other company in पता नहीं Netherlands में कहाँ, and I am selling that business for $1,200 million और टैक्स वैक्स काट के एडजस्टमेंट करके मुझे $1,088 million मिलेंगे. मोटा मोटा 8,900 करोड़ रुपये मिलेगा. ठीक है. और ये बाकी वो शेयर कैपिटल बढ़ा रहा है जिसके पेटे में 150 रुपये प्रति शेयर यानी कि 1500% पर शेयर अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा हूँ एज डिविडेंड. कि इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा तो उस पैसे का मैं करूँगा क्या? अगर आप स्क्रीनर में जाके इसका वो बैलेंस शीट देखते हैं, हिंदुजा बैलेंस शीट देखते हैं, तो कुछ मेरे पास 1000 करोड़ का कर्जा है. अभी मेरे पास 8,900 करोड़ का मेरे पास पैसा आ गया. मैंने एक अपना आधा बिजनेस बेच दिया किसी को. और मेरे पास स्क्रीनर में जाके देखो, आपको सिंपल लिखेगा 2 करोड़ 9 लाख शेयर हैं. 2 करोड़ 9 लाख शेयर को मैं 150 रुपये पर शेयर दे रहा हूँ. आप कैलकुलेट करो कितना पैसा होता है. 2 करोड़ 9 लाख इंटू 150 पर शेयर डिवाइड बाय 1 करोड़. 3 4 5 6 7 313 करोड़ रुपीज़ आई एम गिविंग एज एक्स्ट्रा डिविडेंड टू माई शेयर होल्डर्स. 1,100 करोड़ रुपीज़ आई एम पेइंग द डेप्ट. 1100 करोड़ मैंने डेट पे कर दी. 320 करोड़ मैंने डिविडेंड बांट दिया. 1420 करोड़ हो गया. 8,900 करोड़ में से 1420 करोड़ मैंने खर्चा कर दिया. कितना बचा? 7,500। सर सामने आपको कंपनी का मार्केट कैप दिख रहा है? 6,000 करोड़। वाह यार, ये तो अंडर वैल्यूड हो गई कंपनी. साली 6,000 अरे करोड़. सर हाँ, ये क्या है? ये क्या है? अभी बल तो बाउंड सर ये किलो में बेच दिया, फिर ये 20% सर्किट लगे लोअर. कल मंडे को फिर लगेगा. सर कहीं हम लोग कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे? तभी कहीं तो मालूम पड़ा तभी तो मैं घुस गए और गए काम से. जाओगे काम से कि इसमें घुसना मत. तभी तो मैंने बोला, ये मार्केट कैप से तो ज्यादा उनके पास कैश ही आ गया. तभी तो मैंने बोला जल्दबाजी ना करो, थोड़ा सा इसको पढ़ लो, समझ लो. अभी दिल्ली दूर है. और उससे वो इतना रिटर्न तो जनरेट नहीं कर पाएगा ना सर. किसको पता? उसने ये थोड़ी बोला कि मैं पैसा कहाँ लगाऊंगा. हाँ वही तो डाउट है ना सर, कहाँ पे वो यूटिलाइज कर रहा है इतना पैसा. पॉइंट नंबर 4 पढ़ो.
हाँ जी, बस आ रहा हूँ 5 मिनट में। ओ कंप्लीट। ठीक है, तो आप हिंदुजा ग्लोबल को देखो, समझो, क्या